Let's start our today's topic. In today's business studies, we will going to discuss an important topic about liberalization, and this is the topic of business environment, class chapter number 3, and this is one of the part of our LPG policies. तो आज हम इसे start करेंगे. तो let's begin with our topic, that is liberalization. इसमें लिबरलाइजेशन में स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है. लिबरलाइजेशन की स्पेलिंग आप ठीक कर लेना, ए आएगा इसके बदले में. तो चलो स्टार्ट करते हैं. आज हम पूरा लिबरलाइजेशन के बारे में देखेंगे. देन वन डे फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड वन डे फॉर ग्लोबलाइजेशन. इससे पहले अपने प्रीवियस सैटरडे को मैंने आपको बताया था कि जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वन ऑफ द मेजर इम्प्रूवमेंटल स्टेप्स है हमारे उनके किनके उसका क्या नाम है, एलपीजी पॉलिसीज के. हाँ जी, इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991 का इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो अब ये देखना है कि ये जो हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट है 1991 के, ये इसका क्या मकसद है या ये क्यों हुए थे. मैंने आपको इसके बारे में हल्का सा डिस्क्रिप्शन बताया था ना. मुझे बताओ लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है. वेरी गुड. मैंने आपको बताया था बिफोर 1991 बहुत सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन थे, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी हमारी ट्रेडिंग पाथ में. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी हमारी ट्रेडिंग पाथ में और बहुत ज्यादा बैरियर्स थे हमारे उसमें ट्रेडिंग में. बट लिबरलाइजेशन पॉलिसीज जब से इंट्रोड्यूस हुई है, तो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस होने के बाद जितने भी हमारे बैरियर्स थे, यानी जितने भी हमारे ट्रेड बैरियर्स थे, उन्हें रिमूव कर दिया गया. टैरिफ्स, कोटा वगैरह एक्सेट्रा जितने भी ऑल द ट्रेड बैरियर्स वर रिमूव्ड. और उनको रिमूव करने के बाद सारी कंट्रीज फ्री हो गई थी टू डू द ट्रेड विद एनी ऑफ द कंट्री विच एवर दे वांट. अपनी मन पसंदीदा कंपनी के साथ, कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए वो फ्री थी. किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था. लिबरलाइजेशन पॉलिसी के आने के बाद लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके जो कंट्रीज थे वो लिबरल्स बन गई थी. लिबरल्स बोले तो फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इल ट्रीटमेंट या फिर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन. कोई उनके ऊपर बाउंड्री फाउंडेशन नहीं थी, कोई उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं था. वो अपने अकॉर्डिंग फ्री हो गई थी अपने ट्रेड पाथ को करने के लिए. अब थोड़ा नोट्स वाइज देख लेते हैं. First one is your liberalization is one of the policy which is introduced by LPG policy 1991. Liberalization policy एक ऐसी पॉलिसी थी जो 1991 के बाद इंट्रोड्यूस हुई थी. न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, उसके बाद लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी. The next one is it is introduced by improving the trading capacity of the country and making India free to do the trade with any country. ये जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो इम्प्रूव करने के लिए हुई थी ट्रेडिंग कैपेसिटी हर कंट्री की. वैसे इंडिया का हम स्टैंड नहीं ले सकते, हर कंट्री की, बट बात हम अपने इंडिया से रिलेटेड या इंडिया के रेफरेंस में करेंगे. तो इंडिया के रेफरेंस में देखा जाए तो ये जो हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी वो इंडिया की इकोनॉमी को फ्री बनाने के लिए और इंडिया को किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी. जब तक ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था इंडिया में, तब तक वो जो भी ट्रेडिंग करते थे वो मोर देन हाफ ईयर, मोर देन 75% ऑफ ट्रेड इंडिया वाज फोर्स टू डू विद ब्रिटिश ओनली. और ब्रिटिशर्स कंट्री के साथ है, जो ब्रिटिशर्स से बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं देते थे. ब्रिटिशर्स का ना मेन मोटिव था ट्रेडिंग करके इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाना, उनका मेन मोटिव था अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना. बट आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, 1947 से लेकर 1991 तक भी उनकी कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो अपनी सारी जो ट्रेडिंग थी वो वैसे ही कर सके जैसे पहले करते थे. उसका रीजन ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम से निखर के आने में, संभलने में टाइम लगता है ना. तो जो टाइम पीरियड था 1947 में 1991 तक, वो ना बहुत ज्यादा क्रूशल और सेंसिटिव पीरियड था इंडिया के लिए, क्योंकि जो हमारे इंडिया ने तभी तभी इंडिपेंडेंस पाई थी और उसके बावजूद कितने सारे लॉसेस कंट्री को झेलने पड़े थे. हमारी इंडिया भी कभी सोने की चिड़िया कहलाया करती थी, उसके बावजूद इतने सारे लॉसेस झेलने पड़े थे. तो उसके बाद तो कहना किसी भी एक लॉस के बाद बंदा संभलने में बहुत देर लगती है, संभलने में बड़ी मुश्किल लगती है. तो हमारी कंट्री संभल नहीं पाई थी. अब आपको मुझे एक बात का आंसर देना पड़ेगा कि 1947 के बाद इंडिया वहां से फ्री तो हो गई थी, इंडिया लिबरलाइज भी हो गई थी. तो आपको मुझे ये आंसर देना पड़ेगा कि जब हमारी कंट्री फ्री हो गई थी तो उसके बावजूद उन्होंने ब्रिटेन के अलावा किसी और कंट्री के साथ भी ट्रेडिंग करने के लिए क्यों नहीं सोचा. 1991 तक क्यों इतने सारे ट्रेड बैरियर्स लगाए.
हाँ करेक्ट, अच्छा पॉइंट आपने बताया, गुड पॉइंट टू बी कंसीडर्ड। और दूसरी बात ये है कि हमारी इकोनॉमिक पोजीशन पहली बात तो इतनी स्ट्रांग ही नहीं थी कि वो ट्रेड कर सके, और जो थोड़ा बहुत कर भी सकती थी वो इसलिए नहीं करती थी, दे हैड अ सेंस ऑफ अफ्रेडनेस फीलिंग कि भाई पहले स्टार्टिंग तो इसी टाइप से ही हुई थी कि जैसे ब्रिटेन ने हमारे पर कब्जा कर लिया, कहीं और कोई ना कर ले, देयर वाज अ सेंस ऑफ कलेक्टिव, देयर वाज अ सेंस ऑफ अफ्रेंडिंग बिलोंगिंग। उनके अंदर एक डर था कि भाई हमारी कंट्री में फिर से कुछ भी कह सकते हैं ऐसी कंडीशन ना हो सके जैसी पहले हुई थी। कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के फीलता है, तो उनको यही डर था कि अभी ब्रिटेन से ही संभलना नहीं पाए, दोबारा अगर ऐसा हो जाता तो इंडिया नहीं बच सकती थी। तो इसलिए उसके बाद उन्होंने ये बैरियर्स लगा दिए। अब मैं बार बार ये तो बोली जा रही हूँ कि लिबरलाइजेशन में ग्रेट बैरियर्स हुए थे, मुझे एक दो बैरियर्स तो मैंने आपको ये बता दिया था पहले ही अपने प्रीवियस लेक्चर में कि ट्रेड बैरियर्स में हमारे कोटास टैरिफ्स हो गए। उसके अलावा आप मुझे ट्रेड बैरियर्स बताओ, कोटास और टैरिफ के अलावा। हाई टैक्सेस और हाउ, हाउ, वाई, हाउ, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर हमें किसी और कंट्री में जाके ट्रेड करना है, किसी और कंट्री को हमारे यहाँ के ट्रेड करना है, तो क्या रिक्वायरमेंट्स होती है ट्रेड की, क्या क्या चाहिए होता है उस कंट्री को ट्रेड करने के लिए? ऑफ कोर्स वो लाइसेंस ही नहीं देगी हमारे, मैं अपनी कंट्री की बात करती हूँ, लिबरलाइजेशन से पहले लाइसेंस नहीं देगी, हम नहीं दे रहे लाइसेंस तुम्हें यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, और अगर वो बिना लाइसेंस के ट्रेड करेगा तो फिर वो इन ऑफेंसिव इलीगल काम कहलाएगा। तो हम नहीं दे रहे आपको ट्रेडिंग को हाथ करने के लिए, हम लाइसेंस नहीं देंगे। सेकंड बात, मनी एक्सचेंज यानी करेंसी एक्सचेंज, जिसे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कहा जाता है। तुम दूसरी कंट्री में आगे ट्रेड करोगे तो तुम्हें उनके अकॉर्डिंग करेंसी चाहिए होगी, वो करेंसी नहीं मिलेगी तुम्हें, जब वो करेंसी नहीं मिलेगी देन हाउ वुड यू बी एबल टू डू द ट्रेड, और जो तुम कमाओगे वो तुम्हारा बैंक में ट्रांसफर कैसे होगा? देन थर्ड वन इज द लैक ऑफ ट्रस्ट। अब किसी भी कंट्री के पास इतना पैसा तो होता नहीं है चाहे वो एक अपनी सेम कंट्री में अपनी एक दूसरी ब्रांच खोले कि वो सारा पैसा अपना लगा ले। तो अब एक कंट्री के पास पैसा नहीं होता तो वो कैसे मनी जनरेट कर सकता है? मेरे पास अपना पैसा नहीं है फिर भी मुझे अपना बिजनेस खोलना है, तो मैं कैसे अपना मनी जनरेट कर पाऊंगी? किसी भी तरह दो तरीके होते हैं, वो आपने क्लास 11th में बिजनेस में पढ़ा होगा, सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, इक्विटी साइड्स एंड फाइन डेप्थ साइड। इक्विटी साइड्स में हमारे शेयर्स आ जाते हैं, डेप्थ साइड में हमारे बहुत सारी चीजें आती है, डिबेंचर्स वगैरह। अगर आपकी लेकिन इक्विटी साइड ज्यादा मोर सिक्योर्ड होती है और डेप्थ साइड आपकी लेस सिक्योर्ड होती है, तो अगर आपको फंड जनरेट करना है तो या तो आप इक्विटी साइड से कर सकते हो या आप डेप्थ साइड से कर सकते हो। खैर दैट इज नॉट अवर टॉपिक। हम मेरा कहने का मतलब है, अगर किसी कंट्री के पास अगर किसी कंपनी के पास पैसा नहीं होता अपना, तो वो अपने ना और जगह से बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जिनसे जो लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो लोन ले लेती है। अब वो जैसे लोन लेगी तो लोन लेने के बाद क्या होगा, जैसे उसने अपना लोन लिया तो वो जितना उसके पास पैसा और जितना उसने लोन लिया उनको कोलैबोरेट करके वो अपना बिजनेस कर लेगी। अब कोई जिस कंट्री में वो आएगी वो लोन ही नहीं देगी, जाओ भाड़ में, हम तो लोन ही नहीं दे रहे तुम्हें, हम तुम्हारी कंट्री पे, हम तो तुम पे ट्रस्ट ही नहीं करते, वी डोंट ट्रस्ट यू, वी विल नॉट प्रोवाइड यू द लोन्स। हम तुम्हें लोन्स ही नहीं देगा, वो लोन्स नहीं देगा तो उनके पास इतना पैसा तो इतना ही नहीं है कि वो अपनी कंट्री में ही अपनी कोई इंडस्ट्री खोल ले, और दूसरी कंट्री में आके इंडस्ट्री खोलने के लिए तो उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, वो लोन्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, और इन केस ऑफ अगर इतनी सारी लड़ झगड़ के या किसी तरह एडजस्ट करके वो आ भी गए, अपना ट्रेड करने भी लग गए, अपने डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है उनको हटा के भी वो ट्रेडिंग करने भी लग गए, तो फिर फाइनली क्या होगा, उनके गुड्स बैन कर देगी, रॉ मटेरियल्स नहीं प्रोवाइड करेगी, रॉ मटेरियल्स की परमिशन नहीं देगी। अब वो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि तुम प्रोडक्शन किसी कंट्री में कर रहे हो और गुड्स कहीं से ला रहे हो और कहीं से ट्रांसफर कर रहे हो, दैट्स नॉट पॉसिबल केस ना। जिस कंट्री में तुम ट्रेड कर रहे हो रॉ मटेरियल्स में तुम्हें वहीं से मिलना चाहिए, वो कंट्री तुम्हें ट्रेड के रॉ मटेरियल्स ही नहीं देगी। इन सारी चीजों को मिला के मैं आपको बता दूं कि ये सारे हमारे लिबरलाइजेशन के पहले के ही तरीके थे, जिसे कह सकते थे हम ट्रेड बैरियर्स। आपने एक दो का नाम सुना होगा, मैंने आपको काउंटलेस ट्रेड बैरियर्स बता दिए जिनके जिनके थ्रू आपकी पहले जमाने में कंट्री ट्रेडिंग नहीं कर पाती थी लिबरलाइजेशन से पहले। फटाफट उन नामों को रिपीट कर दो, कौन कौन से ट्रेड बैरियर्स थे?
वो उनके अलावा। और मैंने अभी इतनी देर क्या बोला? आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला अभी? हाँ जी। हाँ, ये भी तो ट्रेड बैरियर्स है, ये भी ट्रेड बैरियर्स का ही पार्ट है। बताओ। हाँ, रिमूवल या हाँ, रॉ मटेरियल्स नहीं मिलेगी, डॉलर्स नहीं मिलेंगे, करेंसी एक्सचेंज के लिए नहीं मिलेगी, और इसी के साथ साथ आपके लोन्स के लिए नहीं मिलेगा, और आपकी लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ये सारे भी हमारे ट्रेड बैरियर्स में ही आते थे। जो ये कब थे? ये सारे सिर्फ हमारे 1947 से 1991 तक की ही पॉलिसी में थे। उससे पहले ये सब नहीं थे। समझ गए? आप देख लेते हैं कि अब देख लेते हैं, मैंने लिबरलाइजेशन का इंट्रोडक्शन में बता दिया। अब देख लेते हैं कि आखिर लिबरलाइजेशन क्या होता है। बिफोर 1991 पॉलिसी Before 1991 policy, there exist many restrictions in the trading path. All the countries were not free to do the trading. 1991 से पहले बहुत सारे ट्रेडिंग पाथ में हमारे रिस्ट्रिक्शन थे और सारी कंट्री ट्रेड नहीं कर सकती थी हर कंट्री के साथ। और वो कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन है, आई हैड टोल्ड यू, मैंने आपको बता दिया। लेकिन प्रायोर टू 1991, बच्चा प्रायोर मतलब 1991 के बाद एलपीजी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें से लिबरलाइजेशन वन ऑफ द पॉलिसी था। वन ऑफ द मतलब तीन पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन, प्रिवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उनमें से वन ऑफ द पॉलिसी हमारी लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी, और लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसके तहत आपके जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे उसे हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। और liberalization is a policy which describe that all the trade barriers should be removed from the trade path। ये बताता है कि आपके जो ट्रेड पाथ है उसमें से सारे जितने भी बैरियर्स है उसे आप रिमूव कर दो, हटा दो। इन दिस इकोनॉमी इज फ्री टू डू द ट्रेड विद ऑल द इकोनॉमी। एक कंट्री की इकोनॉमी या एक कंट्री फ्री थी किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करने में, जो इनकी मर्जी हो, जो इसका फेवरेट कंट्री हो, उसके साथ कंट्री फ्री थी ट्रेड करने में। देयर वाज नो एनी रिस्ट्रिक्शन इन द ट्रेडिंग पाथ, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था ट्रेडिंग पाथ में। हर कंट्री फ्री थी किसी के भी साथ ट्रेड करने में, अपनी पसंदीदा कंपनी के साथ, अपने पसंदीदा चॉइस की कंट्री के कंपनी के साथ वो फ्री थी ट्रेडिंग करने के लिए। इतनी बात समझ आई? ऑल द ट्रेड बैरियर्स इज रिमूव आर रिमूव, इसकी जगह आर कर लेना, आर रिमूव फ्रॉम द ट्रेड पाथ। सारे बैरियर्स ट्रेड पाथ में से रिमूव कर दिए गए थे। अब रिमूव कर दिए गए थे तो फिर कौन कौन से प्रिविलेजेस उन्हें मिल गए थे जो जो पहले नहीं मिलते थे, बताओ। जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद कौन कौन से जो कह सकते हैं प्रिविलेजेस उन्हें मिल गए थे, कंपनीज को प्रिविलेजेस बोले तो बेनिफिट एडवांटेजेस कौन कौन से मिल गए थे लिबरल्स कंट्रीज को? They can trade in India, they can acquire the loans from India, they can acquire the raw materials from the India, they can generate the trust of the people on India. They get the license very easily of India from India, and all the imports duty, custom duty, excise duty, tariffs, quotas were removed from the trading path. All were free to do the trade with any country without any tension, without any restriction, or without any barrier. Everything was removed, everything was sought out after the advent of liberalization policy. It enables to remove all the barriers from the trade path, which makes the economy more better. Clear? अब इंग्लिश में जितना आपको पता है लिबरलाइजेशन के बारे में अच्छे से मुझे बता दो, सब कुछ जितना अभी तक पता चला आपको।
बस बहुत है। 6-7 पॉइंट्स तो बन जाएंगे, वेरी गुड, शाबाश। क्लियर है इतनी बात? चलो अब हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे, फिर इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे। एडवांटेजेस यानी बेनिफिट, मेरिट्स, इसके क्या पॉजिटिव आउटकम्स थे लिबरलाइजेशन के। तो पहला पॉजिटिव आउटकम था, इट मेक्स द इकोनॉमी मोर रिलायबल, फ्री एंड सेल्फ सफिशिएंट। ये जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी, अब ये देखो, हम यही क्यों सोचे कि इंडिया में और कंट्री आगे ट्रेड करती, इंडिया भी तो चाहती थी ट्रेड करने। तो इंडिया की मतलब लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद सारी इकोनॉमी बहुत रिलायबल हो गई थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबल? इंडिपेंडेंट, हाँ, इफेक्टिव। फ्री हो गई थी, कोई भी उनके ऊपर बैरियर्स नहीं था, कोई भी उनके ऊपर टेंशन नहीं थी, फ्री हो गई थी, हर टेंशन से मुक्त हो गई थी। और सेल्फ सफिशिएंट मतलब आत्मनिर्भर बन गई थी, ताकि वो भी कुछ अर्न कर सके। और अपनी कंट्री में कमाया हुआ पैसा इतना ज्यादा वर्दी नहीं होता, बाहर की कंट्री से लाया हुआ पैसा बहुत ज्यादा वर्दी होता है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी, छोटा सा, बस छोटा सा। मेरी मदर के कजन है, मतलब एज अ मेरे तो मामा ही है, मतलब मेरी मदर के कजन है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा एज तो नहीं है, मतलब उनकी 45 समथिंग की होगी, 40 45 समथिंग की होगी। एंड दे हैड स्टॉप्ड डूइंग एवरीथिंग। अब वो कुछ भी काम नहीं करते, और अब से नहीं, 10-15 साल से नहीं करते। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 30-35 ईयर्स तक वर्क किया। क्या वर्क किया वो, उन्होंने सप्लायर्स का काम किया था, मतलब बाहर की कंट्री से प्रोडक्ट लाए, स्पेशली चाइना या किसी भी कंट्री से प्रोडक्ट लाए, और अपनी कंट्री में लाके उन प्रोडक्ट को बेच दिया। अब ये तो मुझे पता नहीं कि वहां पे वो सस्ते लाए या महंगे लाए, किस तरीके से लाए। बस उन्होंने जो 10-15 साल अपने जीवन के काम किया, वो ये किया कि बाहर की कंट्री से प्रोडक्ट लाके हमारी कंट्री में बेच दिया। अब ऑफ कोर्स अच्छे ही प्रॉफिट में बेचा होगा, बाहर की कंट्री में जो चीज सस्ती मिलती होगी उन्हें लाए और यहाँ पे बेच दिया। अब क्या हुआ, उन्होंने इतना अर्न किया, इतना अर्न किया 10-15 साल की, उन्होंने 1 करोड़ रुपीज अपने खुद के सेल्फ जोड़ लिए। दो है भाई, दोनों ने 1 करोड़ सेल्फ जोड़ लिए। अब क्या किया, उनके बैंक में एफडी करवा दी, और एफडी करवा के सिर्फ उनका इंटरेस्ट खाते हैं। एफडी का इंटरेस्ट इस वक्त 5% रुपीज पर एनम है। तो यानी 1 करोड़ का 5% हो जाएगा हमारा 5 लाख रुपए पर एनम, यानी 50 से 60 हजार रुपए महीना उनके घर बैठ के आता है अब। और 1 करोड़ तो जो उनकी अमाउंट है, वो तो उनकी अमाउंट है ही है, और साथ में 50-60 हजार रुपए एज अ सैलरी खुद आती है। किया क्या, कुछ नहीं किया, कोई जॉब नहीं किया, किसी के अंतर्गत काम नहीं किया, बस बाहर की कंट्री में गए। 10-15 साल, जब वो यंग है, मतलब 25-26 समथिंग के, बाहर की कंट्री में गए, गुड्स लाए वहां से, और स्पेशली जो थे वो टॉयज वगैरह लाए, मेनली तो चाइना से, वैसे और भी कंट्री होगी। गुड्स लाए और यहाँ पे लाके बेचे, इतना कमाया, बस 1 करोड़ अपना जोड़ लिया। और उसके बाद आज तक अपना इंटरेस्ट खा ले, क्या काम है। तो मैं आपको बता ये इसलिए रही हूँ, ये मैं थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग के लिए बता रही हूँ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो आपका लिबरलाइजेशन है, उसका कहने का मतलब है अपनी कंट्री में किया हुआ ट्रेड, वो अगर सपोज करो वो बिहार से लाके उत्तर प्रदेश में बेच देते, उन्हें प्रॉफिट होता, रत्ती भर ना होता। अपनी कंट्री में किया हुआ ट्रेड इतना बेनिफिशियल नहीं होता जितना बाहर की कंट्री में किया हुआ ट्रेड बेनिफिशियल होता है। तो इसी वजह से लिबरलाइजेशन में कहा गया है कि लिबरलाइजेशन कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाती है। मतलब अगर आप लिबरलाइज्ड इकोनॉमी करोगे, लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट करोगे, तो बाहर की कंट्री से आया हुआ पैसा मच मोर वर्दी होता है आपकी कंट्री के पैसे से। समझ गए? नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन डूइंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑफ कोर्स हमारी, जो मैंने आपको अभी भी बताया कि बाहर की कंट्री से आया हुआ पैसा मच वर्दी होता है, अपने अपनी कंट्री से आया हुआ पैसा मच वर्दी होता है बाहर की कंट्री से आए हुए पैसे से। तो जो ये इसके थ्रू जो आपकी इकोनॉमी होती है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ जरूर होती है, क्योंकि जो बाहर का पैसा आपकी कंट्री में आएगा, तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, इकोनॉमी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी। तो इसी के थ्रू आपकी जो इकोनॉमिक पोजीशन होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ द इकोनॉमी। इसके थ्रू आपकी जो इकोनॉमी का प्रॉफिट होता है, वो भी ऑफ कोर्स इंक्रीज होता है। जब आपकी ओवरऑल चीजों में एनहेंसमेंट होगी, तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, इससे आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट बढ़ता है। एंड नेक्स्ट, फोर्थ वन इज इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। देखो, इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग क्यों बनेगी, वैसे तो एक इसका डिसएडवांटेज है कि इकोनॉमिक सेक्टर को ये स्टिफ कंपटीशन देता है, ये तो एक इसका डिसएडवांटेज है। फिर यहाँ पे आप बताओ, मैंने ये क्यों लिखा है इसके एडवांटेज में भी? बताओ।
वो भी बात है और इसी के साथ ये बात है कि जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर होगी, देखो कई बार आपने देखा कि होड़ होड़ में बच्चे पढ़ लेते हैं। होड़ का मतलब कि अगर मेरे फ्रेंड ने ये चीज की है, मेरा फ्रेंड ये कर सकता है तो मैं भी करूंगा, इसने इसके इतने मार्क्स आके मेरे भी आएंगे। कई लोग ऐसा करते हैं कि जिनके मतलब होड़ होड़ में कि इसके इतने मार्क्स आ गए तो मेरे क्यों नहीं आए, मेरे भी आने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ इसलिए होती थी। वैसे तो डोमेस्टिक सेक्टर को स्टिफ कंपटीशन देता रहा, बट ये होता था कि अगर बाहर की कंट्री ने ये चीज प्रोड्यूस कर ली तो हम भी प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से इसका स्टिफ कंपटीशन होता था, बीइंग का होड़ होड़ में काम करना। समझ गए? एक बार इसके एडवांटेज रिपीट कर दो। ऑल्सो बिकम स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। क्लियर है इतनी बात? अब एक कॉइन के कितने एस्पेक्ट होते हैं? कौन कौन से? इसी वेरी गुड। हर बार हर चीज के लिमिटेशन के साथ ये लाइन तो ऐड करो ही करो। एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट, हेड एंड टेल इन द सिमिलर वे। Liberalization also have two aspects, that is its advantages as well as disadvantages. Now let's see few disadvantages of liberalization. ये लाइन सबके साथ ऐड करना, क्वेश्चन बड़ा भी होता है और इफेक्टिव भी होता है। मैंने आपको हमेशा बताया मेरा एक लेक्चर एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। एक लेक्चर जब आप करोगे, जैसे आज का पूरा लेक्चर एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका 6 से 8 मार्क्स का। इसमें आपको इंट्रोडक्शन भी पता चल गया, लिबरलाइजेशन क्या होता है वो भी पता चल गया, उसके एडवांटेजेस भी पता चल गए, डिसएडवांटेजेस भी पता चल गए। अगर आप मेरी वीडियो आप अगर आप मेरे लेक्चर एक सुन लोगे तो उसके थ्रू आपको एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप इसे लिखना। आप इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। पहला डिसएडवांटेज है इसका, इट कंफ्यूजेस द कंज्यूमर टू बाय द गुड्स। मैंने आपको पहले भी बताया ये कंज्यूमर के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि कौन सा गुड्स को हमें प्रोड्यूस करना परचेज करना है, डोमेस्टिक गुड्स को या आउट ऑफ कंट्री के गुड्स को। जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो तो समझ जाते हैं। जैसे जैसे आपके लास्ट साल लास्ट ईयर दिवाली पे ये आपने देखा होगा कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट से मोदी सर ने भी यही कहा था और लोगों ने भी यही कहा था कि जो आउट ऑफ कंट्री के जो प्रोडक्ट कंपनीज है ऐप्स है जैसे अमेज़न फ्लिपकार्ट, इनसे शॉपिंग मत करो, अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से करो, ताकि जो पैंडेमिक की वजह से लॉस हुआ है वो हमारी कंट्री का पैसा कंट्री में ही आए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एजुकेटेड लोगों को तो समझ आ जाएगा हमें किससे लेना है, पर जो अनएजुकेटेड होते हैं उनके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं दैट कि हम कहाँ से प्रोडक्ट को बाय करें और कहाँ से हम प्रोडक्ट को परचेज करें। सेकंड वन इज इट इज डेंजरस फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए डेंजरस होता है। बाहर की कंट्री के पास ज्यादा इनोवेशन, ज्यादा टेक्नोलॉजी, ज्यादा मॉडर्नाइजेशन, ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं। वो गुड्स को चीपर रेट पे प्रोड्यूस कर लेते हैं जो हमारी कंट्री उस रेट पे उन्हें नहीं प्रोड्यूस कर पाती। तो इसलिए वो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके अंदर भी एक स्टिफ कंपटीशन की भावना आती है या जनरेट होती है। क्लियर? It requires a lot of requirements so it is time consuming. Liberalization करने के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए होता है, बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। कौन सा समय मैं बताती हूँ। किस कंट्री में ट्रेड करना है इस बात को सोचने में टाइम लगेगा, कैसे ट्रेड करना है इस बात को सोचने में टाइम लगेगा, ये सर्च करना है उस कंट्री की क्या वीकनेस है, मतलब उस कंट्री में जिस कंट्री में आप ट्रेड कर रहे हो तो उसकी क्या वीकनेस है। वीकनेस बोले तो जिस कंट्री में वो चीज प्रोड्यूस करो ना जाके, जो चीज वो नहीं बनाती, क्या वीकनेस है उस बात को सर्च अपॉन करना। फिर उसके बाद सेटअप करना, देखना कि जो तुमने सेटअप किया वो उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है, इस बात को देखना। अब हमारी कंट्री में अगर बहुत ज्यादा सी फूड आ जाए या नॉन वेजिटेरियन चीजें आ जाए तो हम लोग तो नहीं खाते, हम तो प्योर वेज है। तो यहाँ की कंट्री में वो चीज इतनी नहीं चलेगी। तो ये देखना कि किस कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट चल सकता है, इस चीजों में टाइम लगता है। तो इट इज अ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्लियर? क्लियर? अब आप मुझे एक बार इसका लास्ट वर्क फॉर टुडे डिसएडवांटेज आप बता दो कौन कौन से होते हैं।
it also requires a lot of time. तो आज का लिबरलाइजेशन टॉपिक क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लो, स्क्रॉल कर लो। आप इसके नोट्स अपने नोटबुक में बनाना अच्छे से, और कल तक दोगे? Okay, then that's all for today.